Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with the fourth episode of class 11th Geography, chapter number 6, Geomorphic Processes. भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। जैसा कि चैप्टर का टाइटल हमें सजेस्ट करा है, हम यहाँ पर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को समझ रहे हैं। भू यानी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, शेप, फॉर्म पाए जाते हैं। उनका निर्माण कैसे होता है, उनका विध्वंस कैसे होता है, कौन कौन से बल उनके पीछे कार्य करें, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे 3 एपिसोड हो चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लें। हमने पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने समझा जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होते हैं, और हमने क्लासीफाई किया था जियोमॉर्फिक प्रोसेस को। हमारा सेकंड जो एपिसोड था उसमें हमने आंतरिक और बाह्य बल, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, उनके बारे में पढ़ा। जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने वेदरिंग की बात की थी। वेदरिंग को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर, कारक हैं, और वेदरिंग को क्लासीफाई किया था, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। आज का हमारा जो 4th एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे मास मूवमेंट की। अनाच्छादन एक शब्द हमने डिस्कस किया था, एक टर्म हमने डिस्कस की थी। अनाच्छादन यानी पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली चट्टानें, उनका आवरण हट जाना। अनाच्छादन है वो परिणाम होता है अपक्षय का, अपर्दन का और मास मूवमेंट का। तो हम अपर्दन और अपक्षय दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो रहता है मास मूवमेंट, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मास मूवमेंट, जिसको हम बृहत संचलन या सामूहिक संचलन या सामूहिक स्थानांतरण भी कह सकते हैं। बृहत संचलन क्या है? मास मतलब बृहत, बड़ी मात्रा में, और मोमेंट का अर्थ होता है संचलन होना या स्थानांतरण होना। बृहत मात्रा में जब चट्टानों के मलबे का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे संचलित या स्थानांतरित हो जाता है तो उसे हम सामूहिक स्थानांतरण या फिर बृहत संचलन बोलते हैं। ओके, यानी इसमें 2 चीज़ें हैं। कब होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा है ढाल का सहारा। ये 2 चीज़ें हैं बृहत मोमेंट को या मास मोमेंट को पॉसिबल बनाती है। तो ये जो असंगठित मलबा है, अपक्षय अपर्दन के कारण बना हुआ जो मलबे का ढेर है, उसको लुढ़कने में गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होता है और दूसरा ढाल उत्तरदायी होती है। अब ढालों से खिसक कर ये जो चट्टानों के कण है वो नीचे की घाटी में ढेर लग जाता है। चट्टानों के इस ढेर को हम टालस बोलते हैं। टालस क्या होता है? जो चट्टानों का ढेर है वो जब नीचे की तरफ खिसक जाता है मास मूवमेंट के द्वारा तो उसको टालस कहते हैं। ये असंगठित जो ढीले पदार्थ होते हैं, यानी जो पहले से अपर्दित या अपक्षय के कारण वहाँ पर जो मलबा है उसके लुढ़कने और सरकने की मात्रा के आधार पर इस बृहत संचलन को, यानी बृहत संचलन का तो एक ही अर्थ है कि बड़ी मात्रा में मलबा, चट्टानों का मलबा नीचे की तरफ खिसकना, उनका स्थानांतरण होना। नीचे की तरफ खिसकना इसलिए बोला कि हमेशा नीचे की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ओके, गुरुत्वाकर्षण या ढाल के सहारे नीचे की तरफ आएगा। तो ये मास मूवमेंट है। लेकिन ये लुढ़क कैसे रहा है, मूव कैसे हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, उसके आधार पे मास मूवमेंट को हम मंदवा, तीव्रवा या अत्यधिक तीव्रवा में बांट सकते हैं। यहाँ पे 2 कारक है, जैसा पहले ही बात की, मास मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 एजेंट कह सकते हैं, वो है ग्रेविटी और ग्रेडियंट, ढाल और गुरुत्वाकर्षण बल। बृहत संचलन या मास मूवमेंट होता क्यों है, उसके कारणों का पहले पता लगाते हैं कि इसकी सक्रियता के कारण क्या होते हैं, किस कारण ये संभव हो पाता है। पहला, प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार काटना। यानी पहला है आधार काटना। जब जो भारी पदार्थ है, ऊपर की चट्टानें, अगर उनका आधार हट जाए तो नीचे की तरफ खिसकेंगे। आधार हटने का कई कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर जैसे बाढ़ आ गई या तेज़ बारिश हुई, उसके कारण नीचे की तरफ कटाव हो गया, वो नीचे की तरफ चट्टानें खिसक जाएगी। या मानवीय कारक भी हो सकते हैं, जैसे सड़क का निर्माण है, रेलवे का हमने कंस्ट्रक्शन किया, या कई बार किसी घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में ऐसा आमतौर पे होता है, तो फिर वो आधार हट गया और वो नीचे की तरफ आ जाएगा जब भी थोड़ा सा उसे बल प्राप्त होगा। तो आधार काटना पहला कारण होता है मास मूवमेंट का। दूसरा होता है ढालों की तीव्रता या ऊंचाई में वृद्धि होना। अगर ढाल है वो तेज़ हो जाती है, तीव्रता कैसे होगी? तीव्रता होगी अगर बाढ़ आ गई है, बारिश लगातार हो रही है, उसके कारण भारी बारिश होती है, उसके कारण तीव्रता में बढ़ोतरी हो जाती है। मानवीय कारक भी पीछे होते हैं। अगर मिट्टी का कटाव किया जा रहा है वहाँ पर,
तो मिट्टी का कहीं और जगह पे भराव किया जा रहा है, तो अगर वो ढाल में तीव्रता में वृद्धि हो जाए तो उसके बाद भी मास मोमेंट है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पदार्थों में, मटेरियल में भार होना, मटेरियल जो ऊपर के मटेरियल है उनमें अगर भार बढ़ जाए, भार बढ़ने का मुख्य जो कारण होता है वो पानी की मात्रा बढ़ना है। जैसे चट्टानी है, अगर उनमें दरारें हैं और उसमें पानी अवशोषित हो जाता है तो उसका भार बढ़ेगा, तो इस कारण भी पदार्थ वो नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। लैंडस्लाइड आपने देखा होगा, लैंडस्लाइड जो बड़े ऊंचे महामार्ग हाईवेज होते हैं वो कई बार धंस जाते हैं। कब धंसते हैं? बारिश के बाद ही धंसते हैं। बारिश के बाद क्यों धंसते हैं? क्योंकि उनका भार बढ़ जाता है, पानी जाने के बाद भारी हो गए और वो धंस गए, खिसक गए। अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति या ढाल के पदार्थों का स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार का होना, यानी कि चाहे वो बारिश के कारण है, तेज़ बारिश हुई है, या फिर वहाँ पर मिट्टी है या कोई भी पदार्थ है उसमें पानी की मात्रा इतनी अधिक चली गई कि वो संतृप्त हो गया है, तो उसके कारण वो भार उनका बढ़ जाता है और फिर जहाँ पर चिकनाई है ढाल के सारे तो नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। यानी इसमें कई सारे कारक है वो एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। भार भी बढ़ गया है, दूसरा ढाल भी तेज़ है और ढाल पर बारिश के कारण चिकनाई भी है और वो नीचे की तरफ खिसक जाती है। तो मास मूवमेंट का एक कारण अत्यधिक बारिश भी होता है, ढाल भी होता है, ढाल की चिकनाई भी होता है, तो ये भी एक कारण है। इसके साथ साथ मूल ढाल की सतह से पदार्थ या भार का हटना भी एक कारण है। जो ढाल है वहाँ से अगर वनस्पति विहीन हो जाए वो ढाल, तो वहाँ पर मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होनी आसान हो जाती है। भूकंप के कारण, भूकंप क्या है? पृथ्वी का कंपन है। तो जब कंपन होता है तो कई बार भूकंप की तीव्रता अगर अधिक होती है तो चट्टानी है उनका आधार हट जाता है और चट्टानी लुढ़क करके या भूभाग है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। भूकंप के कारण मास मूवमेंट अचानक से होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। विस्फोटक या मशीनों द्वारा कंपन होना, ये भी एक भूकंप का रूप है, लेकिन ये कृत्रिम भूकंप है। इसके कारण भी मास मूवमेंट होता है। जब कृत्रिम भूकंप होता है, कंपन पैदा होता है, तब भी चट्टानों अपनी जगह से हिलती है और अगर वो ढाल हो तो ढाल के सारे वो नीचे की तरफ आ जाएगी। नदी, झील व जलाशयों से जल का अधिक विदोहन होना या ढाल और नदी तटों के नीचे से जल का मंद प्रवाह होना। जैसे ढाल है, ढाल वाले इलाके हैं, वहाँ से नदी का प्रवाह हो रहा है तो एकदम से तो नहीं, लेकिन वो धीमे धीमे अगर प्रवाह हो रहा है तो नीचे से आधार वो उसका कटाव हो रहा है। कटाव हो रहा है तो ऊपर की तरफ से जो चट्टान है वो खड़ी रह जाएगी और कभी ना कभी वो नीचे की तरफ गिरेगी। ये भी एक मास मूवमेंट है, तो इसके कारण भी मास मूवमेंट होता है। वनस्पतियों का अंधाधुंध शोषण होना, चट्टानी मास मूवमेंट के लिए ढाल होना आवश्यक होता है और ढाल के साथ साथ कई प्रकार का जो मास मूवमेंट होता है उसके लिए चिकनाई भी ज़रूरी होती है। स्मूथ होना चाहिए सरफेस, तो वो सरफेस है वो कब होता है स्मूथ? जब वहाँ वनस्पति ना हो। तो वनस्पति विहीन होना या वनस्पतियों की, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होना भी मास मूवमेंट का एक बड़ा कारण होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण मास मूवमेंट होता है। अचानक से मिट्टी का एक भूभाग या चट्टानों का भूभाग वो नीचे की तरफ आता है। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि मास मूवमेंट कैसे होता है। मास मूवमेंट को हम मंद संचलन और तीव्र संचलन दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि ये भी स्लो मूवमेंट हो सकता है और फास्ट रैपिड मूवमेंट हो सकता है। धीमी गति से हो सकता है और अचानक से तेज़ गति से हो सकता है। ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इमेज जो आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस चीज़ को समझने के लिए कि ये है क्या। यहाँ देखिए सॉइल क्रीप है, ये शुष्क अवस्था में होता है। मिट्टी जो ढीली मिट्टी है ऊपर की वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकनी शुरू होती है। रेगिस्तान में, अगर राजस्थान में आप गए हो तो आप देखते हो कि जो शुष्क रेत के टीले होते हैं, टिब्बे जिनको बोला जाता है, वो सैंड ड्यून्स नीचे की तरफ खिसकते हैं। तो ये क्रीप कहलाता है धीरे धीरे। यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी आपने देखा है जो बिजली के पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली के खंभे, वो टेढ़े हो गए हैं। वो टेढ़े कैसे हो गए हैं? हमें लगता है कि आंधी तूफान आया होगा या ऐसा कुछ हुआ, नहीं, वो मिट्टी खिसक रही है उसके कारण वो टेढ़े हो गए। तो ये सॉइल क्रीप कहलाता है। तो ये स्लो मूवमेंट है। ओके, और कैसी कंडीशन में होता है? ड्राई कंडीशन में होता है। यहाँ पे ये ड्राई है नीचे के भूभाग, यहाँ पे ऊपर वाले वेट कंडीशन में होते हैं। ये फास्ट मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट और ये स्लो मूवमेंट है। ऐसी स्लम्प है। स्लम्प में परतों के रूप पर भूभाग नीचे की तरफ खिसकने शुरू होते हैं। यहाँ पे आप देखिए विजिबल हैं आपके लिए, यहाँ पर ये एक लेयर्स के तौर पर नीचे की तरफ खिसकने शुरू कर देते हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तो इसे हम स्लम्प बोलते हैं। सोलिफ्लेक्शंस,
मृदा विसर्पण या विसर्पण, इसमें किसके कारण है? ये वेट कंडीशन के कारण है, स्लो मूवमेंट है। लेकिन जब मिट्टी है जिसमें वनस्पति इतनी अधिक नहीं है, वो इतनी ज़्यादा जो संतृप्त हो जाती है, उसमें पानी की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसका भार बढ़ जाता है, तो ढाल के सारे नीचे की तरफ खिसकनी शुरू हो जाती है। अगर आपने कभी निर्माण कार्य देखा होगा, तो जब जो निर्माण कार्य अगर सीमेंट से किया जा रहा है, निर्माण कार्य अगर वो मड से किया जा रहा है, तो उसमें जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो फैलने लगता है, फैलेगा, तो वो सोलिफ्लेक्शन की तरह ही होता है। या आपने घर पे देखा होगा, अगर कभी किचन में जाने का मौका मिला है, तो आप अगर कर्ड को ले लीजिए, दही को ले लीजिए, कि अगर उसमें पानी की मात्रा अधिक है, अगर वो ज़्यादा पतला है, तो वो फैलेगा एक जगह रखने के बाद, वो धीरे धीरे ऐसे आगे आगे खिसकेगा। तो ये इसी तरीके से ये विसर्पण होता है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। तो ये स्लो मूवमेंट है, लेकिन वेट कंडीशन में होती है। अर्थ फ्लो है, वेट कंडीशन में होता है। पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग है, जब उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसका बड़ा भूभाग है वो ढाल के सारे नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है, जैसा कि इसमें विजिबल है। ये भी स्लो मूवमेंट में आएगा। डेब्रिस स्लाइड है, चट्टानों का मलबा है, ढाल के सारे नीचे खिसक जाता है, ये ड्राई कंडीशन में होता है। और रैपिड मूवमेंट है, अचानक से नीचे खिसक गया। ये मड फ्लो है, पतली संकरी जो परतें होती है, उसमें जो मड है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। मड यानी पंख यानी कीचड़, एक ही बात है, पंख बोल देते हैं, ज़्यादा अच्छा शब्द है, तो पंख प्रवाह ये होता है। इसी तरीके से डेब्रिस फ्लो है, डेब्रिस मतलब मलबा है, वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। ये भी वेट कंडीशन में होता है, सेमी वेट कंडीशन में होता है, ढाल के सारे नीचे की तरफ आ जाता है, बड़ा भूभाग होता है। यहाँ डेब्रिस स्लाइड है, वो ढाल के कारण एकदम से नीचे आएगा, जहाँ स्लाइड शब्द होगा, और जहाँ पे फ्लो होगा वो धीमी गति से नीचे की तरफ आता है। ये रॉकफॉल है, जब खड़ी ढाल है वहाँ पर ऐसा होता है, जब नीचे का आधार टूट जाता है, जैसे समुद्री लहरें होती है, तो वहाँ पर नीचे का भाग है वो कटाव हो जाता है, तो ऊपर के भाग है वो बाद में टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये मास मोमेंट है, ये स्लो मोमेंट है, और यहाँ पर ये रैपिड मोमेंट है। तो इसमें हमने मन संचलन और हमने रैपिड मोमेंट यानी कि स्लो मोमेंट और रैपिड मोमेंट की बात की। पहले विसर्पण है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा से डिटेल में नहीं जाएंगे। ये मध्यम खड़ी ढाल पे होता है और धीमी गति से होता है, जैसे कि राजस्थान में होता है, वहाँ पर रेत के टीले वो आगे खिसकते दिखाई देते हैं। बिजली के खंभे, पोस्ट अपनी रेखा से आगे हमें या टेढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, रेंगने की तरह होता है ये। यानी कि ये कैसी परिस्थितियों में होता है? चिकनाई नहीं होनी चाहिए, शुष्क परिस्थितियों में होता है विसर्पण। मृदा सर्पण क्या है? ये भी उसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी में जब पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, तब ऐसा होता है, आगे की तरफ खिसकते हैं। रैपिड मूवमेंट में अभी हमने बात की थी अर्थ फ्लो, यानी जब ढाल होता है तो ढाल के सारे जल संतृप्त जो क्ले या सिल्की जो मिट्टी है, वो बड़ा भूभाग है, वो ढाल के सारे नीचे की तरफ धीमे धीमे खिसकना शुरू कर देता है। ये वेट कंडीशन में होता है और रैपिड मूवमेंट है। बारिश के तुरंत बाद ये अधिकांश होता है। मड फ्लो है, ये भी रैपिड मूवमेंट है कि जहाँ पर वनस्पति नहीं है, आवरण नहीं है, भारी बारिश के साथ जो मोटी परतें हैं वो पानी से संतृप्त हो जाती है, पानी से संतृप्त हो जाती है, आमतौर पे तेज़ी से, लेकिन कभी कभी धीमी गति से नीचे की तरफ आते हैं। इसको हम मड फ्लो बोलते हैं। ये नालियों में ऐसे अधिक होता है, खाइयों में अधिक होता है, तो कीचड़ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये मड फ्लो है, ये भी मास मूवमेंट है। यानी मास मूवमेंट है, इसका मतलब ये कि है तो बड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नीचे खिसक के आया तो उसको हम मास मूवमेंट बोलेंगे। उसके बाद मलबा स्खलन जो दिया गया है, डेब्रिस मलबा जो चट्टानों का चूर्ण है, वो वनस्पति के बिना आमतौर पे अधिक होता है। वहाँ पर नम इलाकों में नीचे की तरफ खिसक के आ जाता है ढाल के सारे संकीर्ण पटरियों में, तो इसे हम मलबा स्खलन बोलते हैं। हिम नदी के जो इलाके होते हैं वहाँ पर हिम स्खलन आमतौर पे देखा जाता है। लैंडस्लाइड, ये शब्द आपने सुना होगा, क्योंकि हम जब मास मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विजिबल होता है हर जगह पर वो लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर सड़क है वो नीचे की तरफ धंस गई है और दरारें भी आ गई है। तो ये लैंडस्लाइड है, ये एक रैपिड मूवमेंट है, अचानक से होता है और आमतौर पे बारिश के बाद जो वेट कंडीशंस होती है वहाँ पर अधिकांशतः देखा जाता है।
अब जो लैंडस्लाइड है इसको हम स्लम्प, डेब्री स्लाइड या रॉक स्लाइड में बांट सकते हैं। स्लम्प मतलब जब परतों के रूप में नीचे स्लाइड करता है, होता तो अचानक से, लेकिन एक जो ब्लॉक आएगा नीचे, फिर सेकंड ब्लॉक आएगा। मलबे का जब मलबा नीचे की तरफ अचानक से गिर पड़ता है। और रॉक स्लाइड मतलब पूरी की पूरी चट्टान नीचे खिसक जाती है। तो इस आधार पर इस लैंडस्लाइड को, भूस्खलन को हम 3 और भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड का एक और पिक्चर विजिबल है, किस तरीके से लैंड यहाँ नीचे की तरफ खिसक गई है। यहाँ पर एक और पिक्चर है जिसमें और अधिक अच्छे तरीके से विजिबल है किस तरीके से लैंडस्लाइड के कारण पूरी की पूरी बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो गई है। यहाँ थोड़ा सा और समझेंगे कि लैंडस्लाइड, जब भूमि का एक बड़ा भूभाग है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है तो उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। कितना बड़ा भूभाग, यहाँ आप थोड़ा सा देखिए, लैंडस्लाइड जब बड़ा भूभाग है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है तो ये लैंडस्लाइड है। अगर वो ब्लॉक के तौर पर नीचे की तरफ आ रहा है तो ब्लॉक स्लाइड है। अब स्लाइड वर्ड का अर्थ है ढाल के सहारे खिसकेंगे, वो एकदम से ऐसा नहीं कि गिर जाएंगे। अगर वो ढाल खड़ा है तो उसे हम फॉल बोलेंगे, रॉक फॉल, जैसे ऊपर से चट्टानें गिर गई। अगर ये यहाँ ढाल खड़ा होता है इसको हम ब्लॉक स्लाइड नहीं, इसको हम बोलते ब्लॉक फॉल। डेब्रिस एवलाइंस, यहाँ पे मलबा है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है। अर्थ फ्लो पृथ्वी का एक भूभाग है जो पानी के कारण नीचे की तरफ खिसका है। पानी उसमें अधिक मात्रा है, संतृप्त हो चुका है, भारी हो चुका है, तो ढाल के सहारे नीचे की तरफ आता है। क्रीप भी इसी प्रकार का है, ये शुष्क परिस्थितियों में होता है। ये यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक पोल है उसको शो किया गया, कैसे वो टेढ़ा हो गया क्योंकि क्रीप हो रहा है। और आमतौर पे ये धीमी प्रक्रिया होती है, स्लो मोमेंट होता है। तो ये कुछ और टर्म्स थी, होपफुली आपको सब क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपक्षय, जिसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अपक्षय से हमें क्या कोई लाभ प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अपक्षय छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है चट्टानों को, इससे मृदा निर्माण में सुविधा होती है। पहला लाभ ये होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है, उसमें हेल्प मिलती है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, चट्टानें टूट जाती है, चूर्ण बन जाता है, इससे मिट्टी निर्माण है वो आसान हो जाता है। अपक्षय अपर्दन और वृत्त संचलन के लिए उत्तरदायी है। अपर्दन उन टुकड़ों का मूवमेंट होना, उस मलबे का मूवमेंट होना। मलबा कहाँ से आया, अपक्षय के कारण। इसी तरीके से जो चट्टानें नीचे की तरफ आएगी, खिसकेगी, रॉक फॉल होगा, उसमें अपक्षय का योगदान होता है क्योंकि बड़ी चट्टानों को, बड़े भूभागों को विघटन करने में अपक्षय की भूमिका रहती है। अपक्षित जो पदार्थों की गहराई के आधार पर वनस्पति और जैव विविधता और जैव मात्रा का भी निर्धारण होता है, यानी अपक्षित जो पदार्थ है उसके आधार पर जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। जैसे मिट्टी, अपक्षय के बाद मिट्टी है, वो चट्टानें उसकी टूट फूट हुई और उसके बाद परिवहन होने के बाद कहीं पे जमाव होगा। जब जमाव होगा तो वहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, तो उनके रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलती है अपक्षित पदार्थों से। और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। अपक्षय, भृतचरण, मास मूवमेंट, अपर्दन, उच्चावच उनके निम्नीकरण में सहायक होता है। यानी मास मूवमेंट में सहायक है, अपर्दन के लिए हेल्पफुल है, साथ साथ जो उच्च भाग है उनके निम्नीकरण में भी ये योगदान देता है, बड़ा योगदान देता है। स्थलाकृतियाँ, जितनी भी प्रकार की स्थलाकृतियाँ हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी के सभी परिणाम होते हैं। किसके परिणाम होते हैं, वो अपक्षय और अपर्दन के परिणाम होते हैं। अपक्षय के कारण उनमें निम्न यानी समतलीकरण होता रहता है, अपर्दन के कारण भी यही होता है। और फिर अपर्दन के कारण जब जमाव होता है, अपर्दन, परिवहन और जमाव होगा, निक्षेपण होगा तो निर्माण भी होगा, यानी स्थलाकृतियों में जो भी परिवर्तन आता है उसमें अपक्षय की प्रमुख भूमिका रहती है। चट्टानों के अपक्षय और निक्षेपण द्वारा मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, तांबा, उनका कंसंट्रेशन होता है वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उनका दोहन करना, उनकी प्रोसेसिंग, उनको शुद्ध करना, उनका खनन करना आसान हो जाता है। तो अपक्षय खनिजों के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है और इनडायरेक्टली उनके खनन में भी हेल्प करता है।
अपक्षय के बिना मृदा निर्माण, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया भी अधूरी है। तो ये था अपक्षय का महत्व कि अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो मिट्टी निर्माण के लिए, जैव विविधता के लिए, खनन के लिए और अपरदन और मास मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने समझा मास मूवमेंट क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, अपक्षय का महत्व क्या होता है। तो इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।